दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 29 जुलाई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आम जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है। जी हां, बैंकों की ओर से एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज में बढ़ोतरी कर दी गई है। जी हां, बैंकों ने एटीएम से कैश निकालने पर चार्ज बढ़ा दिया है। आपको बता दूं कि आरबीआई ने करीब 9 सालों के बाद एटीएम ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी कर दी है। जी हां, आरबीआई ने बैंकों से कैश निकालने के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब आपको एटीएम से कैश निकालने पर पहले से अधिक चार्ज चुकाना होगा। जी हां, बैंक ने इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी का फैसला कर दिया है। आपको बता दूं कि आरबीआई के निर्देश के मुताबिक खाता धारक अपने बैंक के एटीएम से महीने में 5 बार फ्री में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वहीं आप जितनी बार चाहे अपने बैंक के एटीएम से नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जी हां, वहीं दूसरे बैंक के एटीएम से आप महीने में 3 से 5 बार फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज देना होगा। जी हां, संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराड़ ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि बैंकों द्वारा एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज वसूला जाए। जी हां, यह बैंकों पर निर्भर करता है। अगर वे चाहे तो अपनी ओर से ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक की खबरों के बीच बिहार के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। जी बिहार विधानसभा में हंगामे के बीच सदन में बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पेश कर दिया गया है। जी विधानसभा में खेल मंत्री आलोक रंजन झा ने इस महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किया। खेल मंत्री आलोक रंजन झा ने बिल के पास होने के बाद इस दिन को ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि अब खेल में रुचि रखने वाले बिहार के युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। जी बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पास होने के बाद खेल मंत्री आलोक रंजन झा ने कहा कि बिहार देश का छठा राज्य बन गया है जहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगा। यह यूनिवर्सिटी बनेगी। ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाली शूटर और जमुई विधानसभा से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के पास होने पर खुशी जताई है। श्रेयसी सिंह ने कहा कि हालात बदले हैं और जल्द बिहार के युवा भी ओलंपिक में नजर आएंगे। यह मंत्री नितिन नवीन ने भी आज के दिन को बिहार के लिए ऐतिहासिक बताया है और कहा कि अब बिहार के युवा भी खेल के जरिए बिहार का नाम रोशन करेंगे। इस विधेयक के पास होने के बाद बिहार में खेल विश्वविद्यालय बनने का रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। लगभग 3 हफ्ते तक मानसून थोड़ा सुस्त पड़ गया था, लेकिन अब एक बार फिर से बिहार के अंदर मानसून एक्टिव नजर आ रहा है। सोमवार को मानसून की ट्रफ रेखा बिहार के उत्तरी हिस्से से होते हुए झारखंड और ओडिशा तक पहुंची। इसके कारण उत्तर बिहार में अच्छी खासी बारिश हुई और दक्षिण बिहार में भी हल्की बारिश की रिकॉर्ड दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक ट्रफ रेखा और साइक्लोन सर्किल के असर के कारण बिहार के ज्यादातर जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई है और अगले कुछ दिनों तक यह सिलसिला जारी रहेगा। बिहार में किशनगंज के फारबिसगंज के अंदर सबसे ज्यादा 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है, जबकि मोतिहारी में 70 mm यानी कि मिलीमीटर, सबौर में 58 मिलीमीटर, सुपौल में 31 मिलीमीटर, पूर्णिया में 29 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह टर्फ लाइन का ही असर है कि राजधानी पटना समेत कई जिलों में बुधवार को दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। पटना में हल्की बारिश हुई, हालांकि ज्यादातर जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। बुधवार को पटना का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आज भी तापमान 30 से 31 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। अगले 24 घंटे तक के आसमान में बादल छाए रहने का भी अनुमान है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया में भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है आज के लिए। दोस्तों आरजेडी के पूर्व सांसद दिवंगत बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी और राजद नेत्री हिना साहब बीमार हो गई है। मंगलवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए सिवान से पटना लाया गया। पटना के पारस अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हिना साहब के तबीयत नासाज होने की सूचना मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी उनका हाल जानने पारस अस्पताल पहुंचे। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को डिहाइड्रेशन और डिप्रेशन की शिकायत थी।
दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बीते रात भीषण सड़क हादसा हो गया है। जी हाँ, यहाँ एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 18 लोगों की जान गई है, जबकि 19 अन्य लोग घायल हो गए हैं। जी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दर्दनाक घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सुबह ट्वीट किया और कहा कि यूपी के बाराबंकी में हुए सड़क हादसे की खबर से बहुत दुखी हूँ। परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। जी अभी सीएम योगी जी से भी बात हुई है। सभी घायल साथियों के उचित उपचार की व्यवस्था भी की जा रही है। दोस्तों बिहार की राजनीति में इन दिनों हॉट केक बने मंत्री मुकेश सहनी, जो कि पूर्व सांसद फूलन देवी के प्रतिमा यूपी में नहीं लगा पाने के बाद यूपी सरकार के खिलाफ हमला बोलकर सुर्खियों में हैं, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार ऑफर मिल रहे हैं। जिन्हें विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख और बिहार सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी को ये ऑफर इन दिनों एनडीए से चल रही उनकी नाराजगी को लेकर मिल रहे हैं। मुकेश सहनी की नाराजगी को देखते हुए बिहार में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने उन्हें गठबंधन में शामिल होने का न्योता दे दिया है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा ने कहा है कि अगर मुकेश सहनी में थोड़ी बहुत भी गैरत बची है तो उन्हें एनडीए से तत्काल नाता तोड़कर विकास के मामले में महागठबंधन के साथ आ जाना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से मुकेश सहनी ने यह आरोप लगाया है कि बिहार में एनडीए का मतलब केवल भाजपा और जदयू है, उसे लेकर भाजपा में भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जी हां, दोनों दलों यानी कि जदयू और बीजेपी के बड़े नेता हालात को संभालते नजर आ रहे हैं, लेकिन भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल मंत्री मुकेश सहनी द्वारा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उठाए गए सवालों पर उन्हें नसीहत देते हुए नजर आए। जब मुकेश सहनी को भाजपा विधायक ने ज्यादा ऊंची छलांग नहीं लगाने की नसीहत दे दी। बिहार सरकार के ही मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा है कि मुकेश सहनी की हर बात मान ली जाए, यह संभव ही नहीं है। हालांकि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद इस मामले को लेकर डैमेज कंट्रोल करते नजर आए। तारकिशोर प्रसाद ने एक न्यूज चैनल से कहा है कि मुकेश सहनी की नाराजगी यूपी के संदर्भ में है और बिहार को लेकर उन्होंने अपनी कोई नाराजगी जाहिर नहीं की है। दोस्तों हर साल आने वाले रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही खास होता है। ये पर्व भाई बहन के बीच के प्रेम को दर्शाता है। जैसे ही जुलाई आता है वैसे ही त्योहारों का आना शुरू हो जाता है। ऐसे में सबसे प्रिय पर्व राखी होता है। सावन का महीना लगते ही इस शुभ दिन का इंतजार शुरू हो जाता है। आप सभी को बता दें कि साल 2021 में रक्षाबंधन का शुभ 22 अगस्त रविवार को आ रहा है। ऐसे में इस साल पूर्णिमा तिथि 21 अगस्त शाम से शुरू होगी और 22 अगस्त को सूर्योदय पर पूर्णिमा रहेगी। इस वजह से 22 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम के साथ मना सकते हैं। दोस्तों बिहार में धान की खेती से बिहार के किसान अपनी तकदीर बदल रहे हैं। यह धान बिहार की प्रमुख फसल है जिसकी खेती में अब बड़े पैमाने पर बदलाव है। जी हां, धान की परंपरागत किस्में तो है ही, इससे अलग सुगंधित किस्मों की ओर भी आकर्षित तेजी से बढ़ा है। यही कारण है कि अलग अलग स्वाद के कारण न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी यहाँ के उत्पादों की मांग बढ़ी है। इससे तैयार चावल की भी मांग देश के महानगरों तक है। बिहार के किसान अब धान की परंपरागत किस्मों को छोड़कर कामयाबी की नई इबारत लिखने में लग गए हैं। जी हां, बिहार राज्य बीज निगम के मार्केटिंग हेड रविंद्र कुमार वर्मा बताते हैं कि बिहार के मध्य हिस्से यानी कि मगध क्षेत्र में बासमती एवं कस्तूरी प्रभेद की खेती खूब की जा रही है। यह उन्नत किस्म का धान है। मगध क्षेत्र में करीब 10,000 हेक्टेयर में इसकी खेती की जा रही है। उत्पादन प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल के करीब है। बासमती और कस्तूरी चावल की कीमत बाजार में 100 से 150 रुपए किलो तक है। दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर के जरिए फोन जासूसी मामले में एक जांच आयोग का गठन किया है। यह दिल्ली जाने से पहले बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जांच आयोग गठन का ऐलान कर दिया था। लेकिन बंगाल सरकार द्वारा गठित जांच आयोग से केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। ये आयोग देश भर में किसी को भी जांच के लिए तलब कर सकता है। इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस यानी कि जज मदन बी लोकुर और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस ज्योतिमुड़िया भट्टाचार्य शामिल है। राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के मुताबिक ये आयोग जासूसी मामले की जांच करेगा और यह भी पता लगाएगा कि इसके जरिए जुटाई गई जानकारियों का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया। अधिसूचना के मुताबिक यह सार्वजनिक महत्व का निश्चित मामला है। आपको बता दें कि इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए केंद्रीय मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, कारोबारियों और अहम पदों पर बैठे सरकारी अधिकारियों की जासूसी किए जाने के आरोप लग रहे हैं। यह मामला दुनिया भर की 17 मीडिया एजेंसियों की वैश्विक जांच से सामने आया है।
दोस्तों, लखनऊ टू अयोध्या हाईवे पर हुए सड़क हादसे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। जी हां, उन्होंने दुर्घटना में 18 लोगों की जान जाने पर गहरी शोक संवेदना जताई है। जी, संवेदना जताते हुए मृतकों के परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। इस हादसे में मृत 12 लोग बिहार के ही हैं। जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के अधिकारियों को मौके पर जाने का निर्देश देते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने घायलों को बेहतर इलाज और बिहार लाने के लिए अधिकारियों को यूपी के प्रशासन से समन्वय करने का निर्देश दिया है। इस घटना में बिहार के 10 लोगों की घायल होने की भी सूचना है, जिनके स्वस्थ होने की कामना सीएम नीतीश कुमार ने की है। दोस्तों, बिहार में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर पास कर चुके छात्रों को स्पोर्ट कोटा के तहत 106 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट biharpolice.bis.nic.in पर नोटिस जारी किया गया है। ये इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। पदों का विवरण के बारे में आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत पुलिस अवर निरीक्षक के 21 पद और सिपाही के 85 पद पर भर्ती की जाएगी। योग्य उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। बिहार पुलिस के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार इंटर पास स्नातक होनी चाहिए। दोस्तों, बिहार में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए नीतीश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में साल 2022 से सरकार के बिना मंजूरी के निजी प्रारंभिक विद्यालय संचालित नहीं किए जा सकेंगे। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार में प्राइवेट स्कूल चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा। इसके लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान स्कूल से संबंधित सारे दस्तावेज को अपडेट करना होगा। इसके बाद सरकार उन्हें इजाजत देगी। दोस्तों, मंत्री मुकेश सहनी ने इस वक्त बिहार की सियासत को गर्मा करके रख दिया है। जी हां, गर्मा रखा है। एनडीए से अपनी नाराजगी जाहिर करने वाले मंत्री मुकेश सहनी को ओबीसी का साथ मिल रहा है। जी हां, बिहार विधानसभा में आज ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायकों ने मुकेश सहनी के साथ यूपी में किए गए बर्ताव का मामला उठाया। जी हां, विधानसभा में भेजने के बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तब एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने इस मामले को उठाते हुए निंदा प्रस्ताव की मांग रखी है। जी हां, अख्तरुल ईमान ने कहा है कि यूपी में बिहार सरकार के एक मंत्री के साथ जो बर्ताव किया गया है वह बेहद चिंताजनक है। जी हां, ओबीसी के विधायक अख्तरुल ईमान का कहना था कि इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष को संरक्षण देना चाहिए। जी हां, हालांकि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया है। जी हां, लेकिन इस मसले पर काफी देर तक विधानसभा में हल्ला होता रहा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इलाहाबाद पहुंचे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। जी एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष सपा के साथ ही बसपा और कांग्रेस पार्टी पर भी मुस्लिमों के साथ वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। जी एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने सरकार में आने से पहले वादा किया था कि मुस्लिम समाज की शिक्षा में बेहतरी के लिए अल्पसंख्यक बहुल्य इलाके में उर्दू स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की हुकूमत में मुस्लिम इलाकों में पुलिस स्टेशन खोला गया, जिसके बाद मुस्लिम नौजवानों को झूठे मुकदमे में फंसाकर उनकी जिंदगी को बर्बाद किया गया। जैसे शौकत अली ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मुल्क की आजादी के बाद मुस्लिमों ने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिमों के साथ धोखा किया। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना, जिसकी बदौलत मुलायम सिंह यादव कई बार यूपी के सीएम भी बने। मायावती भी यूपी के सीएम बनी है, लेकिन मुसलमानों को उनका अधिकार किसी भी दल ने नहीं दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लगातार मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जुल्म और जातियां हुई है। आज लोग दलित, ब्राह्मण, यादव और ठाकुर की बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम की बात करना गुनाह हो गया है। उन्होंने दावा किया है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा की अगर सरकार बनती है तो फिर यूपी में 5 साल में 5 अलग अलग वर्गों के मुख्यमंत्री बनेंगे, साथ ही 20 डिप्टी सीएम अलग अलग जातियों के होंगे। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में जल्द ही फिजिकल और हेल्थ ट्रेनर की बहाली होगी। ये सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों के पद पर बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। बिहार सरकार ने जल्द ही इसकी नियोजन प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। यह शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में इसको लेकर जानकारी दी है।
दोस्तों, चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता होने और फिर लंबी बीमारी के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भले ही कमजोर दिख रहे हों, लेकिन आज भी पॉलिटिक्स मैनेजमेंट में उनका कोई जोर नहीं है। जी लालू प्रसाद यादव अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकजुट बनाने में जुट गए हैं। जी यूपी इलेक्शन को लेकर लालू प्रसाद यादव से आज एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, सपा नेता राम गोपाल यादव के साथ साथ कांग्रेस के सांसद अखिलेश सिंह ने मुलाकात की है। जी आरजेडी सांसद और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के आवास पर ये तीनों नेता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे। दरअसल एनसीपी ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को ही बड़ा ऐलान किया था। एनसीपी ने कहा था कि वो यूपी चुनाव में अलग से उम्मीदवार उतारेगी। दोस्तों, तमिलनाडु के नगर पालिका प्रशासन मंत्री के.एन. नेहरू ने बिहार वासियों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। जी हां, राज्य के सत्तारूढ़ पार्टी द्रविड़ मंदिर कन्नड़ यानी कि डीएमके नेता ने कहा है कि बिहारियों के पास हमारे जैसा दिमाग नहीं होता है। जी हां, आयोजन किए गए डीएमके के एक रोजगार कैंप में उन्होंने ये बातें कही है। उन्होंने दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में बिहारियों को भर दिया। जी हां, के.एन. नेहरू ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे जो नौकरियां तमिलनाडु वालों को मिलने वाली थी वो बिहारियों को मिल गई। लेकिन के.एन. नेहरू जी को शायद बिहार के इतिहास के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी मालूम नहीं है। जी अगर थोड़ी भी बिहार के इतिहास के बारे में मालूम होता तो आज ये बात बिल्कुल भी नहीं करता। दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने कश्मीर में एक स्कूल के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का दान किया है। जी अक्षय कुमार बीते 17 जुलाई को जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के साथ बिताए नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने एक टूटे हुए स्कूल को दोबारा बनवाने के लिए डोनेशन देने की इच्छा जाहिर की। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार ने लगभग मुंबई से शिलान्यास समारोह में शिरकत की। स्कूल के एजुकेशन ब्लॉक का नाम अक्षय के पिता स्वर्गीय हरिओम भाटिया के नाम पर रखा गया है। वहीं अक्षय कुमार ने बीएसएफ जवानों के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी इंस्टाग्राम पर शेयर की है। उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि आज सीमाओं की रक्षा करने वाले बीएसएफ बहादुरों के साथ एक यादगार दिन बिताया। वहीं बीएसएफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी तस्वीर शेयर की गई है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि स्कूल के लिए फाउंडेशन स्टोन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा कोविड-19 महामारी के बीच अभिनेता अक्षय कुमार ने कोरोना से जो बुरी तरीके से प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए दान किए हैं। दोस्तों, बिहार से आने वाले बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी बेहतरीन एक्टर में से एक है। जी वे हर बार अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लेते हैं। पंकज त्रिपाठी ने बॉलीवुड में कदम रखने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। हाल ही में उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि कैसे वे स्ट्रगल के दिनों में अंधेरी में यानी कि मुंबई के अंधेरी में काम की तलाश करते थे। पंकज त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सच बताऊं तो मैंने साल 2004 से 2010 तक कुछ भी नहीं कमाया। मेरी पत्नी ने मेरा सारा खर्चा उठाने के साथ घर को भी संभाला। मैं अंधेरी में घुमा करता था कि कोई एक्टिंग करवा लो, कोई एक्टिंग करवा लो, लेकिन उस समय कोई मेरी बात नहीं सुना करता था। अब जब मैं घर जाता हूं तो मुझे पार्किंग में ही फिल्में ऑफर हो जाती है। जब पंकज त्रिपाठी ने आगे बताया है कि मुझे मेरी पार्किंग में ही कई डायरेक्टर मिल जाते हैं। जहां वो मुझसे पूछते हैं कि तुम कहां हो, मैं तुम्हारे साथ फिल्म करना चाहता हूं, प्लीज नरेशन के लिए बैठते हैं। जब पहले मैं स्ट्रगल करता था लेकिन कोई नौकरी नहीं मिलती थी, जबकि मैं अंधेरे में ही ढूंढता था, और अब पार्किंग में ही कई फिल्में ऑफर हो जाती है। दोस्तों, कल मंत्री जी ने पार्लियामेंट में बताया है कि 4 साल में क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। जी हाँ, तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं। 10 अलग अलग सांसदों ने हाल ही में लोकसभा में महंगाई से जुड़ा मुद्दा उठाया था। सांसदों ने उपभोक्ता मामले से जुड़े मंत्रालय से पूछा था कि क्या कुकिंग ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं, क्या लॉकडाउन के बाद रसोई से जुड़ी तमाम चीजें महंगी हो गई है, क्या कुकिंग ऑयल की जमाखोरी हो रही है जिसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस पर मंत्रालय से जुड़ी उपभोक्ता मामले की मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जवाब में महंगाई की वजह बताने के साथ ही एक रेट लिस्ट भी जारी कर दी। इसमें बताया गया है कि साल 2017 के मुकाबले साल 2021 में क्या सस्ता है और क्या महंगा हुआ है। कुकिंग ऑयल के बढ़ते दाम के बारे में उपभोक्ता मामले की मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में कुकिंग ऑयल के दाम 51 से 80% तक बढ़े हैं। वहीं अगर लॉकडाउन के बाद सितंबर 2020 की तुलना की जाए तो आलू और टमाटर महंगे हुए हैं, लेकिन दूसरी वस्तुओं के दाम में गिरावट भी देखी गई है। चावल की कीमतों में 3.58% की बढ़ोतरी हुई है, तो गेहूं के दाम में 3.19 की गिरावट दर्ज की गई है। मसूर और तुर के दाल में 15.07 और 9.22% तक तेजी आई है।
दोस्तों बिहार के सीतामढ़ी, बरौनी और दरभंगा रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जाएगा। इस रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलेगी। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द इस रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। खबर के अनुसार स्टेशन पूर्ण विकास योजना के तहत सीतामढ़ी, दरभंगा, बरौनी, धनबाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ का विकास किया जाएगा। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। बहुत जल्द इस रेलवे स्टेशन को बेहतर बनाया जाएगा। आपको बता दूं कि स्टेशन पूर्ण विकास योजना का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षा, बेहतर और सुखद यात्रा अनुभव तथा विश्व स्तरीय यात्री सुविधा देना है। जी हां, बिहार की सीतामढ़ी, दरभंगा, बरौनी रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों को ये सभी सुविधाएं बहुत जल्द मिलेगी। इतना ही नहीं, इस रेलवे स्टेशनों का विकास सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, उपकरण और हरित इमारत मानकों के अनुसार किया जाएगा। स्टेशन पर एक्सेस कंट्रोल गेट और प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर एक्सीलेटर और गिफ्ट लगाए जाएंगे। इससे यात्रियों को आने जाने में आसानी होगी। दोस्तों पिछले 7 सालों से भी ज्यादा समय से केंद्र की सत्ता में काबिज नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ किया है। इनमें से बहुत सी योजनाओं का संचालन केंद्र सरकार ने जारी रखा है। जी हां, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कई बार इस बात को दोहराया है कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे दमखम के साथ लगी हुई है। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, किसानों के कर्ज को लेकर पहल ना की जाए तो मामला अधूरा रहेगा। अब यह मुद्दा संसद तक पहुंच चुका है, जहां सरकार से इस बात पर भी सवाल पूछ लिया गया है कि क्या केंद्र सरकार किसानों की कर्ज माफी पर कोई भी योजना बना रही है या नहीं। इस सवाल के जवाब में देश के वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव ने संसद को बताया है कि फिलहाल अभी देश के किसानों की कर्ज माफी को लेकर सरकार की कोई भी योजना नहीं है। जी हां, आपको बता दूं कि नाबार्ड के आंकड़ों के अनुसार मौजूदा समय देश के किसानों पर 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके साथ ही सरकार ने संसद में किसानों के कर्ज से जुड़ा पूरे देश का राज्यवार भी ब्यौरा पेश कर दिया है। दोस्तों बिहार में अवैध बालू खनन को लेकर सरकार ने सख्त तेवर अपना लिए हैं। बिहार सरकार ने अवैध बालू खनन के मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। बिहार सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के 2 अधिकारियों समेत कुल 13 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। 13 अधिकारियों को बिहार सरकार ने बालू के अवैध खनन के मामले में निलंबित कर दिया है। बिहार सरकार ने जिन 2 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया है उनमें भोजपुर के पुलिस अधीक्षक रहे राकेश कुमार दुबे और औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक रहे सुधीर कुमार पोरिका के नाम भी शामिल है। अवैध बालू खनन के मामले में नाम आने के बाद कुछ दिन पहले ही सरकार ने दोनों आईपीएस अधिकारियों को उनके पद से हटाकर मुख्यालय वापस बुला लिया था। 2 आईपीएस के साथ ही 4 डीएसपी और 1 एसडीएम को भी निलंबित कर दिया गया है। जिन 4 डीएसपी को निलंबित किया गया है उनमें पालीगंज के तत्कालीन डीएसपी तनवीर अहमद, भोजपुर के तत्कालीन डीएसपी पंकज कुमार रावत, औरंगाबाद सदर के तत्कालीन डीएसपी अनूप कुमार और डेहरी के तत्कालीन डीएसपी संजय कुमार शामिल है। जी हां, गौरतलब है कि बिहार में भारी पैमाने पर होने वाले अवैध बालू खनन के मामले में सरकार पिछले कुछ समय से पड़ताल कर रही थी और प्राथमिक जांच में इन सभी अधिकारियों को दोषी पाया गया। यह प्राथमिक जांच में दोषी पाए जाने के बाद ही इन सभी को 14 जुलाई के दिन उनके पद से हटा दिया गया था और वापस पुलिस मुख्यालय बुला लिया गया था। दोस्तों देश भर के कई राज्यों में अपात्र किसानों द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के मामले सामने आए हैं। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों ने गलत तरीके से इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने वाले किसानों से धन की रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अकेले उत्तर प्रदेश में 7,10,000 ऐसे लाभार्थियों की पहचान की गई है जो इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं है। जी हाँ, प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा कराई गई जांच में ये बात सामने आई है। जी आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने इस स्कीम को लागू करने के साथ ही ऐसे लोगों की एक सूची भी जारी की थी जो इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। जी हां, केंद्र सरकार हर वित्त वर्ष में पात्र किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान योजना के तहत कुल 6,000 रुपए की रकम भेजती है। सरकार अप्रैल से जुलाई के बीच पहली, अगस्त से नवंबर के बीच दूसरी और दिसंबर से मार्च के बीच तीसरी किस्त किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। जी हां, सरकार वित्त वर्ष 2021-22 की पहली किस्त मई में किसानों के खाते में भेज चुकी है। इस लिहाज से देखा जाए तो सरकार अगस्त से लेकर नवंबर के बीच कभी भी इस वित्त वर्ष की दूसरी किस्त किसानों के खाते में भेज सकती है। दोस्तों एनडीए का बहिष्कार करके मुसीबत मोल ले चुके मंत्री मुकेश सहनी अब बीजेपी के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं। यह वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आज सीधे बीजेपी को चेतावनी दे डाली। मुकेश सहनी को इस बात का डर सता रहा है कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ देगी और यही वजह है कि मुकेश सहनी ने आज खुल्लम खुला ऐलान कर दिया है कि पर्दे के पीछे से साजिश रचने वाले साथियों को मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। एनडीए की बैठक का बहिष्कार करके मुसीबत मोल ले चुके मंत्री मुकेश सहनी को अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। वीआईपी
बीजेपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा है कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। गुस्से में भड़के मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है कि पर्दे के पीछे से जो लोग उनके विधायकों को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं वे सावधान हो जाएं। गृह मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि जो लोग पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे हैं, मैं उन्हें एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि मेरा नाम मुकेश सहनी है और मैं उस पर्दे को आग लगा दूंगा जिसके पीछे से खेल खेला जा रहा है। हालांकि मुकेश सहनी ने यह दावा किया है कि उनके सभी विधायक एकजुट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपने विधायकों को लेकर सहनी परेशान हैं। जब मुकेश सहनी ने कहा है कि एनडीए के अंदर जो कुछ भी है वह हमारा इंटरनल मामला है, कहीं पर कोई भी किंतु परंतु नहीं है। हालांकि कुछ लोग हैं जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। ऐसे साथी से कहना चाहूंगा कि वे पर्दे से बाहर निकलकर बात करें। मेरी पार्टी के विधायक मेरे साथ हैं, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो उन्हें तोड़ दे। मेरी पार्टी में सब लोग स्वतंत्र है, आजाद हैं, उन्हें अपनी बात रखने की आजादी है। जो भी विधायक अपनी बात रख रहे हैं, मैं उनकी बात को सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। गृह मंत्री मुकेश सहनी ने आगे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कुछ लोग मेरी पार्टी के विधायकों को तोड़ना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। वैसे लोग सुन ले कि मेरी पार्टी के विधायक किसी के साथ नहीं जाने वाले हैं, कोई भी ताकत उन्हें नहीं तोड़ सकती है। अगर उनकी हैसियत है तो वह फ्रंट में आए, पर्दे के पीछे से काम ना करें। पर्दे के पीछे वे रहेंगे तो उस पर्दे में मैं आग लगा दूंगा। मेरा नाम सनफ मल्ला है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जनसंख्या नियंत्रण कानून शामिल है। जो केंद्र से लेकर प्रदेश तक के बीजेपी नेता इस कानून की जरूरत बता चुके हैं, लेकिन अब बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में बीजेपी ने नीतीश सरकार के सामने बड़ा दांव खेल दिया है। जो बीजेपी विधायकों ने आज बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीतीश सरकार से जवाब मांगा है। बीजेपी विधायक विजय कुमार खेमका, अवधेश सिंह, विनय कुमार चौधरी और डॉक्टर सुनील कुमार ने ध्यान आकर्षण के जरिए बिहार में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार की नीति क्या है इस पर जवाब मांगा है। कहा गया है कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर बिहार में भी अगले 50 सालों के हिसाब से नीति तय करने की आवश्यकता है। विधायकों ने कहा है कि सीमित संसाधन पर जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधन कम पड़ने लगा है, कृषि योग्य भूमि का आवासीय उपयोग होने लगा है और पानी का भी अधिक इस्तेमाल हो रहा है। जनसंख्या की वजह से पानी का जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है और पर्यावरण पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसे में आम आदमी को स्वच्छ हवा भी नहीं मिल पा रही है। जहां जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चों का प्रावधान समुदाय, क्षेत्र और जाति सभी पर समान रूप से लागू करने की आवश्यकता है। साल 1999 के करुणाकरण कमेटी के सुझावों को लागू करने की आवश्यकता है। सरकार महिलाओं को शिक्षित करके जनसंख्या पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण और सीमित संसाधन के हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चों का प्रावधान हो, इसकी मांग बीजेपी विधायकों ने ध्यान आकर्षण सूचना के जरिए विधानसभा में रखी है। दोस्तों, राजधानी पटना के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल पारस हॉस्पिटल के ऊपर एक बार फिर से लापरवाही का आरोप लगा है। जहां पारस अस्पताल में एक युवक की जान जाने के बाद परिजनों ने पटना के शास्त्री नगर थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई है। जहां रोहतास के एक मुखिया के बेटे के इलाज के दौरान पारस अस्पताल में जान चली गई। पिता का आरोप है कि उनका बेटा रात भर तड़पता रहा, लेकिन डॉक्टरों ने आकर इलाज नहीं किया। जहां मामला इतना तुल पकड़ चुका है कि बिहार विधान परिषद में भी इसकी गूंज सुनाई दी। बिहार विधान परिषद में शून्यकाल के दौरान इस मामले को एमएलसी संजीव श्याम सिंह ने उठाया है। इसके बाद पारस हॉस्पिटल पर लगे आरोपों की जांच के लिए विधान परिषद की एक समिति बनाने का ऐलान कार्यवाही सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया है। जी हां, अवधेश नारायण सिंह ने इलाज के दौरान युवक की मौत के मामले में जांच के लिए 5 सदस्यों की सदन की कमेटी गठित की है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। जहां किश्तवाड़ जिले में बुधवार तड़के बादल फटने से 40 से अधिक लोग लापता हो गए हैं, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार तड़के किश्तवाड़ जिले के होंजर दचान गांव में बादल फट गया, इसमें करीब 40 लोग लापता हो गए हैं। जहां बचाव अभियान जारी है। आपको बता दूं कि जम्मू क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। जुलाई के अंत तक और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही किश्तवाड़ में अधिकारियों ने जलाशयों और स्लाइड प्रवण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। दोस्तों, कृषि कानून और पेगासस जासूसी कांड सहित कई मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। इसी सिलसिले में बुधवार को कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने एक मीटिंग की। इस बैठक में विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरने की आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर विपक्ष को बदनाम करने का भी आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने एक न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा है कि हम महंगाई, पेगासस
और किसानों के मुद्दे पर समझौता नहीं करना चाहते हैं। हम सदन में चर्चा चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार ये कहकर विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं कि हम संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, जबकि हम नागरिकों, किसानों और देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों को उठा रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि जब मित्रों का कर्ज माफ करते हो तो देश के अन्नदाताओं का कर्ज क्यों नहीं माफ हो सकता। किसानों को कर्ज मुक्त करना मोदी सरकार की प्राथमिकता नहीं है, ये सरासर अन्याय है। वही कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम चाहते हैं कि सदन चले और वह पेगासस मामले पर चर्चा हो। पेगासस मामले की जांच कई देशों में हो रही है, तो फिर बीजेपी इसकी जांच अपने देश में क्यों नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इसकी जांच करवानी चाहिए। दोस्तों, कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य के नए मुख्यमंत्रियों के तौर पर शपथ ग्रहण कर लिया है। यह मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक के बाद भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बसवराज बोम्मई के नाम ऐलान किया था। बोम्मई के सीएम बनने का प्रस्ताव खुद कार्यवाहक सीएम बीएस येदियुरप्पा ने रखा था। दोस्तों, नेपाल गंडक और बागमती नदी के जलग्रहण क्षेत्र में एक बार फिर से बारिश हो रही है। इसके कारण वाल्मीकि नगर में स्थित गंडक बराज से मंगलवार की दोपहर में 1,36,700 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ, यानी कि छोड़ा गया। मंगलवार की दोपहर से बागमती की जलस्तर में कटौझा और बेनीबाद में फिर से वृद्धि हो रही है, जबकि गंडक एवं बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में अभी भी कमी आ रही है। आगे और बारिश की संभावना जताते हुए जल संसाधन विभाग ने नदियों के किनारे के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। बताया गया है कि अगले 3 दिनों तक नेपाल और उत्तर बिहार के मध्यम में भारी बारिश हो सकती है। इससे इन जिलों में बाढ़ का संकट फिर से गहरा सकता है। जी हां, जलग्रहण क्षेत्र में एक बार फिर से बारिश शुरू हो जाने से जिले से गुजरने वाली बागमती गंडक और बूढ़ी गंडक के साथ बागमती के पुरानी धारा को फिर से उफनाने का खतरा पैदा कर गया है। दोस्तों, बिहार में सुपर कॉप के तौर पर मशहूर आईपीएस मनु महाराज अब बिहार से बाहर अपनी सेवा देंगे। जी हां, सारण क्षेत्र के डीआईजी और 2005 बेंच के आईपीएस अधिकारी मनु महाराज केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर जा रहे हैं। वे भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में पुलिस उप निरीक्षक के पद पर सेवा देंगे। गृह विभाग ने जानकारी देते हुए उनकी सेवा और केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपने की अधिसूचना जारी कर दी है। वे पद ग्रहण करने से 5 सालों की अवधि तक केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर ही रहेंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।